शिक्षा का स्तर गिरा है, तो जब ये शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा था, तब तुम्हारा सांसद कहां था? तब तुम जिसको चुनकर भेजते हो पार्लियामेंट में, वो चुप क्यों था? आज वो कह रहे हैं कि ये देश का ये कर रही है बीजेपी, देश का वो कर रही है बीजेपी, ये कर रही है। आज तुम दोष दे रहे हो। 60 साल तक इस देश का सत्यानाश किसने किया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं उनसे। जिन लोगों ने, हमारे लोगों ने जिस प्रकार से समझ रखा है कि कांग्रेस हमारी मां है, कांग्रेस हमारी बाप है, मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 60 साल में जब हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा दी, जब हमारी एजुकेशन का स्तर गिरा दिया, जब हमारी चिकित्सा यानी कि हमारी दवाई का जो साधन था, हॉस्पिटल थे, उनको सबको खत्म कर दिया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कहीं पर भी हमारा अगर आदमी इलाज करने जाएगा तो उसे खेत बेचना पड़ेगा। ये हालात किसने लाया? अगर आज कोई कहता है कि बीजेपी ने किया, ये बिल्कुल ही गलत है। बीजेपी तो उस मकान को सजा रही है, उस मकान को रंग रोगन कर रही है जो कांग्रेस ने खड़ा किया। हमारी बर्बादी का भवन, हमारे समाज के सत्यानाश का भवन कांग्रेस ने खड़ा किया, बीजेपी उसको सजा रही है, उसकी सजावट कर रही है, उसका रंग रोगन कर रही है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस कभी भी अलग नहीं है। ये हम लोगों को मूर्ख बनाने का खेल है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें मूर्ख बनाया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी अलग है। कांग्रेस के अंदर से आरएसएस निकला, यानी आरएसएस जो आज संगठन है, कांग्रेस उसकी मां है, कांग्रेस उसकी मां है। और आरएसएस के अंदर से अगर बीजेपी निकलती है या जनसंघ निकलता है, तो आरएसएस बीजेपी की मां है। तो बीजेपी की मां आरएसएस है, आरएसएस की मां कांग्रेस है। तो जड़ कहां है? जड़ कांग्रेस में। अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस ने हमें दिया, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं। अगर हम जय भीम करते हैं, जय जोहार करते हैं, और अगर हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समाज की बात करते हैं, अपने आप को अंबेडकरवादी होने का अगर आप कहीं ढोंग कर रहे हैं, कहीं नाटक कर रहे हैं, कहीं दिखावा कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस डॉक्टर अंबेडकर ने तो, बाबा साहब अंबेडकर ने तो कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है। क्या कहा था? कांग्रेस जलता हुआ घर है। हमारे लोगों ने आंख बूंद करके छलांग लगाई। जलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वहां जम जाएंगे। जब बाबा साहब ने तुम्हें अलर्ट कर दिया था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, इसमें घुसोगे तो आंच आएगी, लपटें आएगी, तुम जल भी सकते हो। हम लोगों ने उसको नहीं देखा, हमारे पुरखों ने नहीं देखा और कहा कांग्रेस ने हमें बचा लिया, कांग्रेस ने हमें बचाया नहीं, कांग्रेस ने हमारा सत्यानाश कर दिया। आज हम जिस की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहां पर खेतीबाड़ी की वजह से नहीं आ पाए, मैं किसानों के लिए बात कहना चाहता हूं कि जो आज खेत में काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को पता है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर आपकी जमीनों का कब्जा खाली करवाया जाएगा? किसको पता है? किसी को पता नहीं। क्यों मैं भटक रहा हूं घर छोड़ करके? मुझे भी जीने का हक है। मैं भी धरती पे जानता हूं कि इंसान एक बार ही पैदा होता है। मैं भी सोचता हूं कि मैं ये जीवन ऐसो आराम से जीऊं, और बाबा साहब की मेहरबानी से, माँ बाप की कृपा या उनके बताए हुए रास्ते पे और मेरी मेहनत और ईमानदारी से इतना तो है कि आराम से जिंदगी जी सकता हूं। क्यों मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी? क्यों मैंने अपने घर का त्याग किया? क्यों मैंने अपनी पूरी जवानी झोंक दी? क्यों किया ये? क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरा समाज गलत दिशा में जा रहा है। हर संभव इसे रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो न तो तुम्हारे सिर पे ये पगड़ियां रहने वाली है, न ही तुम्हारी बिछी हुई जाजमें रहने वाली है। जो हमारे बाप दादाओं का भी हालत थी, दादा परदादाओं की,
उससे भी बदतर हालत हमारी होने वाली है। ये दर्द है मेरे अंदर, इसलिए जा रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है एमपी बनने का, और ना ही मुझे कोई भीख ना कोई, कह चुका हूं, 1000 बार कह चुका हूं, और ना मेरा जीवन में कोई इरादा था चुनाव लड़ने का। एमपी, एमएलए और मंत्री तो मैं जहां जाता हूं मंच छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। अगर नाम और पब्लिसिटी के लिए करूं तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लोग मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और मेरे भाषण सुनते हैं। मैं खाली बाड़मेर जैसलमेर का सांसद बनकर के नाम नहीं करवाना चाहता कि एमपी साहब आ रहे हैं। मुझे पता है कि इन बैठे हुए बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, इनका जीवन कैसे गुजरेगा, ये मुझे पता है, किसी को पता नहीं है। इसलिए जो भी मेरा भाई आज की तारीख में ये सोच करके जा रहा है कि कांग्रेस में जाने से हमारा भला होगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल रही है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस जिनको टिकट देती है, बीजेपी जिनको टिकट देती है, जिनको टिकट देती है वो दोषी नहीं है। वो दोषी नहीं है। जो आज मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं वो दोषी नहीं है, मगर उनकी कमजोरी क्या है, उनका दोष क्या है? उनका दोष सिर्फ इतना है कि वो कुछ नहीं जानते। आज देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की दुआइयां दी जा रही है। दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वकील उतरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सड़कों पर है, लोगों को समझाने में निकला हुआ है। आज देश के ऐसे हालात हो गए, इस तरीके की स्थिति हो गई है। मैं उन सांसदों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके घर में संविधान है? मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आज भी 90% सांसद ऐसे होंगे जिनके घर में तो संविधान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने संविधान देखा भी नहीं होगा, संविधान की शक्ल भी नहीं देखी होगी। हम कहते हैं, अब कल मुझे जब फॉर्म भरा गया तो मुझे भी शपथ दिलाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय ने मुझे भी शपथ दिलाई, और वो शपथ एक लिखी हुई थी, मुझे पढ़ने के लिए बोला गया। मैंने जब शपथ पढ़ी तो उसके अंदर लिखा हुआ था, और जो मैंने दोहराया, उसमें एक लाइन थी कि मैं भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए संसद में जा रहा हूं। भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए मैं संसद में जाना चाहता हूं। ये वहां पर लिखा हुआ है उस शपथ में। सांसद बनने के बाद जब वो जीत जाता है, जीतने के बाद निर्वाचन अधिकारी यहां पर शपथ दिलाता है। चुनाव आपने भी लड़े होंगे, वार्ड पंच को भी शपथ लेनी पड़ती, सरपंच को भी शपथ लेनी पड़ती। उस शपथ में भी ये कहा जाता है कि मैं भारतीय संविधान की रक्षा करूंगा। इसका मतलब है कि पहला तो चुनाव नहीं है ये, इससे पहले भी चुनाव तो हुए हैं, और उन चुनावों में भी उन सांसदों ने शपथ ली होगी। मैं उन सांसदों से पूछना चाहता हूं, या आज सांसद की दावेदारी करने वालों से पूछता हूं कि संविधान आपके घर में है या नहीं, लेकिन ये बताओ कि आपने संविधान देखा भी है कहीं आज दिन? संविधान है कैसा? हाँ, कुछ लोगों की मैं नहीं कह सकता कि सारे ही ऐसे होंगे, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं कि बाड़मेर जैसलमेर से जाने वाले सांसद तो संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते, जीरो नहीं जानते। जो जीरो नहीं जानते वो जाकर क्या तुम्हारे अधिकारों को बचाएंगे? मेरे पास में इतने तामझाम नहीं है, मेरे पास में इतने हाथी घोड़े नहीं है कि मैं बवंडर खड़ा कर दूं, 500 गाड़ियों का काफिला लेकर चलूं। मेरा समाज भी गरीब है। आज मैं यहाँ मीटिंग लेने आया हूं, वो खेतों में है, क्योंकि उन्होंने 4 महीने मेहनत की है, उस मेहनत पे पानी ना फिर जाए। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, चाहे वो भील समाज यानी SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जो भी वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो कमेरा वर्ग है, जो कमा कर खाता है, जो मेहनत करके खाता है, उन लोगों के साथ इस 75 साल में न्याय नहीं हुआ। उन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ।
इस देश के किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। इन्हीं सांसदों की जो बाड़मेर से भी चुनकर गए, पूरे भारत से चुनकर गए, उन सांसदों की जिस लोकसभा में गए, उसी लोकसभा के अंदर किसानों की जमीन का अधिकार खत्म किया गया। किसानों को भूधारक से, लैंड लॉर्ड से उठा करके खातेदार बनाया गया, खातेदार से उठा करके काश्तकार बना दिया गया, और अब काश्तकार से फिर कब्जेदार बनाएंगे। कब्जेदार बनाने के बाद में कब्जा खाली करवाएंगे। ये इसी संसद में हुआ, जिस संसद में हमारे यहां से सांसद चुन करके जा रहे हैं। क्यों भेजा जा रहा, क्यों भेज रहे हो आप संसद में चुन करके, मुझे ये समझ नहीं आता। मेरी किसी से नाराजगी नहीं है और ना मैं किसी का कोई विरोध करना चाहता। लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और उस अधिकार को मैंने समझा, तो वो अधिकार मैंने समाज को समझाने का काम किया, और कोई नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने समाज को अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार को समझाने का प्रयास किया। तो लोगों ने कहा कि अब ऐसा, अगर आप हमें समझा रहे हो तो आप संविधान के बारे में अगर जानते हो तो आप संसद में खुद जाइए। मैंने कहा, मैं संसद में जाने की बात करोगे तो संसद में जाने की मेरी हैसियत क्या है? आज का चुनाव जो अरबों खरबों के खर्चे पर जाता है, और बाकी लोगों के तो समाज भी सपोर्ट करते हैं, मेरा समाज सपोर्ट करने लायक भी नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मेरे समाज का, माइनॉरिटी के लोगों का भी, जिन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, हम तुम्हारी कुछ मदद ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते, तो इतना तो वादा करते हैं कि तुम्हारा खर्चा नहीं करवाएंगे। आखिर पैसा तो लगता है, तो खर्चा में लगता है। समाज ने कहा कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं करवाएंगे, हम गाड़ी घोड़ों की जरूरत नहीं, हम पैदल घूमेंगे, जिसके पास बाइक है वो बाइक लेके घूमेंगे, लेकिन हम आपके लिए वोट मांगेंगे, आप खड़े हो। तब जाकर के मैंने समाज की सिर्फ आज्ञा का पालन किया है, मैं कोई अपने मर्जी से खड़ा नहीं हुआ। समाज ने मुझे कहा, तब मैंने ये किया। तो अब बात यह है कि संसद के अंदर अगर कोई व्यक्ति नहीं जाएगा तो फिर जो हो रहा है वही होगा, जो पहले हो रहा है वही होगा। इसलिए मुझे इस भट्टी में अपने आप को झोंकना पड़ा। मैं भी चाहता हूं कि इससे आगे आगे मेरा भी बुढ़ापा आ रहा है, और उस बुढ़ापे के अंदर मैं क्या खाऊंगा? अगर मैं इस तरीके से मेरी जीवन भर की जो बचत है, प्रॉपर्टी है, उसको अगर मैं बेच करके खत्म कर दूंगा, मैं बुढ़ापे में क्या खाऊंगा? लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे ये साथी, मेरे ये बूढ़े बाबा जो खा रहे हैं वो मैं भी खा लूंगा, वो भी खा लूंगा। मैं अपने बाप के खेत में जाकर के, अगर वो बच गया तो, गारंटी तो नहीं है बचने की, अगर वो बच गया तो वहां पर झोंपड़ी बना करके रह लूंगा, लेकिन समाज को जगाने का काम तब तक करता रहूंगा। जीतना या हारना ये मेरे हाथ में नहीं है, जीतना या हारना मेरे हाथ में नहीं है, ये समाज के हाथ में है, ये जनता के हाथ में है। चुनाव जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूं, ना कोई रविंद्र भाई लड़ रहे हैं, ना कोई उमेदवार राम जी लड़ रहे हैं, और ना ही कोई कैलाश जी चौधरी लड़ रहे हैं। चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता जिसको चाहेगी उसे भेज देगी। ये जनता के दिमाग पर फिट करता है या दिमाग पर निर्भर करता है कि जनता किसको भेजे। अगर जनता ये चाहती है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जो है भसीड़ और हबीड़ी चाहिए, तो भेजो। तो फिर भसीड़ और हबीड़ी मिलेंगे भैया, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन एक संसद में जाने वाले व्यक्ति को अपने शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। एक पार्लियामेंट्री भाषा उसकी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी भाषा में ही दम नहीं है तो तुम अंदर जाकर के क्या करोगे? तुम्हें 2 मिनट में स्पीकर नीचे बिठा देगा कि पार्लियामेंट्री भाषा नहीं है, कैमरा बंद करवा देगा, तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा? पहले अपने आप में एक मैच्योरिटी लाओ, एक परिपक्वता लाओ, बोलने के थोड़े हौसले बुलंद करो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। खाली बोलना वक्त नहीं रखता,
कई बार समाज की जाजम पर या कहीं पर भी अपन बैठते हैं ना, तो कोई आदमी 50 बार चुप करो नहीं होता, लोग तंग आ जाते हैं उससे, आते हैं ना। अब वो भी तो बोल ही रहा है और बेचारा क्या कर रहा है, कोई तलवार थोड़ी चला रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है बोलना क्या है। और एक वो आदमी बोलता है कि सामने हजारों लोग हो चाहे लाखों लोग हो, वो लोग सारी बातें भूल जाते हैं और सुनने में लग जाते हैं। बोलने में फर्क होता है। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हो सकता है कि मैं जरूरी नहीं कि मैं अपनी ही जीत लेकर चलूं, लेकिन अगर उन लोगों को भी जीत करके जाना है तो इस देश की जनता का ख्याल उन्हें रखना होगा। उनके हक अधिकारों की आवाज तुम्हें वहां उठानी होगी। 5 साल गुजर जाते हैं, तुम 1 मिनट के लिए भी, आधा मिनट के लिए भी पार्लियामेंट में बोलते नहीं हो, और 1 मिनट या 5 मिनट भी तुम्हारे पास में समाज का दुख दर्द जाकर के सुनने का वक्त नहीं है। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्यों हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ताराराम अगर पार्लियामेंट में नहीं जाएगा तो कोई धरती उलट पुलट नहीं हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई हमारा और भी भाई चुनाव लड़ रहा है, वो नहीं जाएगा